हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन और मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह। और मैं आज से जो है क्लास 10th के विज्ञान का हर चैप्टर का वीडियो जो है लगातार डालता रहूँगा। यानी मैं आज से जो है एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर पहला बैच स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर। इसमें क्या होगा तो मैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर सारे वीडियो डालता रहूँगा, जिसमें थ्योरी पार्ट भी होगा यानी इसमें पढ़ाऊँगा और न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें मैं आंकिक प्रश्न लगवाऊँगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले मैंने पढ़ाने के लिए चुना है वो है क्लास 10th का फिजिक्स वाला पार्ट यानी भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो उसमें दो यूनिट्स हैं, दो भाग है, पहला है प्रकाश और दूसरा है विद्युत। तो सबसे पहले हम प्रकाश पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम विद्युत पढ़ेंगे। और जहाँ तक बात रही केमिस्ट्री की, तो वो आपके डिमांड पर है। हो सकता है कि मैं दोनों साथ में पढ़ाना लगूँ, एक दिन में दो वीडियो डालूँ, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का, या फिर पहले फिजिक्स एंड हो जाए फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। खैर जैसा भी हो, तो आज से जो है हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग है वो है प्रकाश। तो चैप्टर का नाम भी प्रकाश है और जो हमारा पहला टॉपिक है वो भी क्या है, प्रकाश यानी लाइट। तो हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो आप भली भांति परिचित है प्रकाश क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि हमें जो कुछ भी दुनिया में दिखाई देता है वो प्रकाश के कारण दिखाई देता है। लेकिन अगर इसे प्रॉपर लैंग्वेज में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके दो परिभाषा में बता रहा हूँ। पहली ये कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी आंखें वो देखने का काम करती है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकती हैं। अगर प्रकाश अनुपस्थित है यानी प्रकाश नहीं आ रहा है कहीं से, तो हमारी आंखें किसी काम की नहीं है, हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। क्लियर? तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और दूसरी परिभाषा क्या है, तो दूसरी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, तो दोनों में बातें वही हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका कहने का मतलब ये कि प्रकाश वो माध्यम है जिसके कारण हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गई बात। दरअसल होता क्या है कि एज्यूम करिए ये एक मानव नेत्र है। मानव नेत्र हमें आगे पढ़ना है, लेकिन अभी एज्यूम कर लीजिए, और ये एक वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो हमारे मानव नेत्र को ये ऑब्जेक्ट तभी दिखाई देगा जब प्रकाश उपस्थित होगा। पहले प्रकाश आएगा, इस वस्तु की सतह से टकराएगा, और यहां से टकराने के पश्चात हमारी आंखों के पास आता है, जिसके कारण हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु दिखाई देने वाली नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये रही प्रकाश की परिभाषा। यहां पे दो बातें आप क्लियर कर लीजिए। पहली ये कि प्रकाश हर वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रकाश पहले वस्तु पर गिरेगा, आंखों पे नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझिए आप। रात को उठिए और बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, और टॉर्च लेकर अगर आप टॉर्च को आंखों पे जलाएंगे तो क्या आपको सब कुछ दिखाई देगा? नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बल्कि उस टॉर्च को जहां जहां घुमाएंगे वहां वस्तुएं दिखाई देगी। इसका मतलब ये कि प्रकाश पहले वस्तु पे जाएगा और फिर टकराकर हमारी आंखों पर आएगा तो हमें वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि प्रकाश हमेशा वस्तु पहले जाता है फिर हमारी आंखों के पास आता है। और दूसरी बात यह है कि प्रकाश के कारण सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं कभी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये पर्दे के पीछे का हीरो है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रोल है उसका दुनिया में, पूरे रियल लाइफ का हीरो है ये। तो ये रही प्रकाश की परिभाषा। आप अच्छे से समझ चुके हैं कि प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। रात के वक्त भी हमें हल्का फुल्का दिखाई देता है। उसका कारण ये होता है कि चंद्रमा का प्रकाश आता है, अगल बगल के घरों से लाइट का प्रकाश आता है, इसलिए हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अन्यथा अगर बिल्कुल प्रकाश ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि प्रकाश के क्या क्या लक्षण हैं। जब हम किसी चीज को पहचानना चाहते हैं तो उसके पहले हम कैरेक्टर देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर रखता है। तो हम देखना चाहते हैं कि प्रकाश के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो प्रकाश के लक्षण, ठीक है, तो देखिए प्रकाश के लक्षण जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन चूंकि हम क्लास 10th के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम क्लास 10th के रिक्वायर्ड ही लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, यानी क्लास 10 में कितना लक्षण हमें पढ़ने हैं जिससे हमारा प्रकाश का चैप्टर में काम चल जाए, यानी जिसमें हमें
प्रकाश पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए जो पहला है प्रकाश का कैरेक्टर वो ये है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, अतः यह तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है, तो जो पहला प्रकाश का कैरेक्टर हमने देखा कि प्रकाश एक ऊर्जा है, तो हम जानते हैं कि पदार्थ जो है कई तरीके से चल सकता है, सीधी रेखी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति, लेकिन जो ऊर्जा है वो सदैव किस रूप में चलेगी, तरंगों के रूप में। ठीक है, तो पहला हमारा जो है कैरेक्टर लक्षण है वो ये है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, अतः यह तरंगों के रूप में चलती है। दूसरा क्या है, तो प्रकाश एक अयांत्रिक तरंगे हैं, प्रकाश एक अयांत्रिक तरंगे अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश एक अयांत्रिक तरंग अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए तरंगे जो है दो प्रकार की होती हैं, पहले को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, दूसरे को बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे वे हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमारी ध्वनि। ये ध्वनि जो है किसी एक कानों तक पहुंचती है तो हवा के माध्यम से, अगर निर्वात में हम बोलेंगे तो ध्वनि कहीं जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। लेकिन जो प्रकाश है वो कौन सी तरंगे है, अयांत्रिक तरंगे, यानी इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश चला आता है, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत दूरी है और वहां निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है। परंतु ये अयांत्रिक तरंगे है, इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, और अयांत्रिक तरंगों को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तीसरा क्या है कैरेक्टर, तो तीसरा ये है कि ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जो प्रकाश की तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि एक पार्टिकल, एक कण जो होता है, एक कण पार्टिकल, वो 6 प्रकार से चल सकता है, 6 प्रकार से। पहला सीधी रेखा गति, दूसरा टेढ़ी मेढ़ी गति, तीसरा दोलन गति, चौथा वृत्तीय गति, पांचवा घूर्णन गति और छठवां कंपन गति। ठीक है, तो ये पार्टिकल, लेकिन जो हमारी एनर्जी होती है वो तरंग के रूप में चलती है, और तरंग 2 तरीके से चलती हैं, पहला अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं, तो जो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, और दूसरी वाली आप जानते होंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, जो विरलन फिर संपीड़न फिर विरलन फिर संपीड़न। ठीक है, तो तरंगे 2 प्रकार से चलती हैं, पहले होती हैं जो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, और दूसरा संपीड़न विरलन के रूप में चलती हैं। और जो हमारी प्रकाश की तरंगे है वो अनुप्रस्थ तरंगे है, अर्थात ये श्रृंग और व गर्त के रूप में चलती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3 कैरेक्टर। अगला देखते हैं। तो देखिए प्रकाश जो है, जो दृश्य प्रकाश है, जो हमारी आंखों को प्रभाव डालता है, ठीक है, उसे बोलते हैं दृश्य प्रकाश। उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम होता है। बात समझिए ये क्या बोल रहा हूं मैं। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो एक श्रृंग से, ये श्रृंग है, ये गर्त है, ये श्रृंग है, ये गर्त है। ठीक है, तो एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग अथवा एक गर्त से दूसरे गर्त की जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। यानी कि तरंग को एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी चल दिया उसे हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, और इसे हम लोग परिभाषित करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो जो तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश की, दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम। अब आप सोच रहे होंगे ये एंगस्ट्राम क्या है, तो एंगस्ट्राम जो है लंबाई या दूरी का बहुत ही छोटा मात्रक है, और 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आप समझ सकते हैं बहुत छोटा है। तो तरंग दैर्घ्य की जो लंबाई होती है वो भी बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसके मापने के लिए एंगस्ट्राम का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हुआ। अब आगे बात करेंगे, मैं मिटा दे रहा हूं,
आप नोट कर सकते हैं पॉज करके कि जो दृश्य प्रकाश होते हैं उनमें कितने रंग छुपे होते हैं। तो हमने 4 गुण पढ़ लिया है। तो देखिए, सूर्य से निकलने वाला जो दृश्य प्रकाश होता है वो दिखाई देता है सफेद कलर का, परंतु उसमें कई कलर छुपे होते हैं और आप सभी जानते हैं कितने, तो 7 कलर छुपे होते हैं। ठीक है, 7 कलर छुपे होते हैं। तो जो हमारा 5वां प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यानी दृश्य प्रकाश में 7 रंग छुपे हुए होते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो इसको याद करने का कोड है विबग्योर। तो आप देख लीजिए विबग्योर। क्लियर, विबग्योर। विबग्योर का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वी फॉर होगा वायलेट, आई फॉर होगा इंडिगो, बी फॉर होगा ब्लू, जी फॉर होगा ग्रीन, वाई फॉर होगा येलो, ओ से होगा ऑरेंज और आर से होगा रेड। ठीक है, तो ये 7 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे जो दृश्य प्रकाश होता है उसके अंदर 7 रंग के प्रकाश जो है मिले हुए होते हैं, तो वो सफेद कलर का दिखाई देता है। लेकिन आप सभी देखे होंगे कि जब इंद्रधनुष बारिश के बाद जब इंद्रधनुष बनता है तो वो जो है प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता है। आमतौर पर 3-4 रंग दिखाई देते हैं, बाकी जो रंग आसमान में ही छुप जाते हैं। तो ये रहा हमारा रंग। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि वायलेट के ऊपर भी जो है प्रकाश होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। और रेड के नीचे भी प्रकाशें होती हैं जिसे बोलते हैं इंफ्रारेड। दिखाई दे रहा है, इंफ्रारेड। हिंदी में बोलेंगे पराबैंगनी किरणें और ये होंगी अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। ठीक है, तो वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट और रेड के नीचे इंफ्रारेड। ठीक है, तो यही जो हमारा दृश्य प्रकाश है इतना है, जो मैंने पिछली टॉपिक में बताया था, पिछले वाले चौथे वाले लक्षण में, कि जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये यहाँ से यहाँ तक है। इसके ऊपर और इसके नीचे की जो प्रकाश है वो हमें दिखाई नहीं देता, यानी हमारे आंखों को प्रभावित नहीं करता, ह्यूमन आई को। ठीक है, मधुमक्खियां जो है पराबैंगनी प्रकाश को देख सकती हैं। अब जो है अगर इसे समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे मानव के जो कान है वो जो उसके लिए जो श्रव्य ध्वनि है, श्रव्य ध्वनि जानते होंगे आप लोग, वे ध्वनि जो हम लोगों को सुनाई देती है, श्रव्य ध्वनि। तो श्रव्य ध्वनि की ध्वनि जो होती है, तो श्रव्य ध्वनि जो मानव कान को सुनाई देती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को बोलते हैं अंतःश्रव्य ध्वनि और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। तो इससे कम की और इससे ऊपर की ध्वनि हमारे मानव कान को सुनाई नहीं देती। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है हमें सुनाई देती है, इसे बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। ठीक है, हाँ, इसके नीचे जो है अंतःश्रव्य ध्वनियों को कुत्ते सुन सकते हैं, पराश्रव्य ध्वनियों को चमगादड़ सुन सकते हैं, लेकिन मानव नहीं। ठीक है, तो ठीक वैसा ही कंपेयर यहाँ करिए कि जो हमारे मानव का जो नेत्र है वो उसके लिए जो दृश्य प्रकाश है वो यहीं तक सीमित है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। बाकी ऊपर और नीचे का प्रकाश मानव की आंखों को प्रभावित नहीं कर सकता, यानी उसे दिखाई देने वाला नहीं है, उसे अदृश्य प्रकाश कर सकते हैं। तो पराबैंगनी किरणें और नीचे होंगी अवरक्त किरणें। तो हमने प्रकाश के 5 लक्षण देख लिए हैं। अब अगला देखना है प्रकाश का 6वां लक्षण। तो ये बिल्कुल इजी है। 6वां लक्षण कहता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। तो कहने का मतलब ये प्रकाश तो श्रृंग और गर्त के रूप में गति करता है, परंतु अगर इसकी दिशा देखी जाए तो सिर्फ हमेशा की दिशा में करेगा, एक दिशा में। ठीक है, ये जिग जैग मोशन नहीं करता, टेढ़ी मेढ़ी गति नहीं करता, ये जिस दिशा में चलता है उसी में चलता है। ठीक है, अगर इसे समांग माध्यम मिले, एक माध्यम मिले, जब माध्यम से माध्यम बदलेंगे तब अपने मार्ग को थोड़ा सा ये विचलित हो जाता है, जिसे अपवर्तन बोलते हैं। लेकिन अगर एक माध्यम में चल रहा है, चाहे हवा हो चाहे निर्वात हो, तो ये एकदम सीधे मार्ग में चलेगा। ठीक है, तो हमारा जो 6वां लक्षण है वो कहता है कि प्रकाश जो है सीधी अथवा सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, 7वां जो लक्षण है वो ये है कि प्रकाश की चाल क्या होती है।
तो ये तो आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर इसे मीटर में चेंज करें तो हम लिख सकते हैं या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप समझ रहे हैं किलोमीटर को मीटर में बदलें तो 3 घात बढ़ गया है। तो कुल मिला के बात है ये है प्रकाश की चाल। अगर आप थोड़ा सा जानते हो थ्योरी आप रिलेटिविटी के बारे में आइंस्टीन की, तो आपको पता होगा कि ये जो चाल है प्रकाश की चाल, ये दुनिया की सबसे अधिकतम चाल है, यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिकतम चाल इसी की है। इससे ज़्यादा चाल संभव नहीं है। तो इसे अल्टीमेट वेलोसिटी भी कहते हैं, यानी कि चरम वेग कह लो, ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा चाल किसी चीज़ की संभव नहीं है। तो कुल मिला के बात ये प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है और सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल यही होती है। तो ये रहा 7वां प्रॉपर्टीज। अब आगे देखते हैं। 8वां प्रॉपर्टी क्या है, तो देखो ये थोड़ा समझने वाला है। 8वीं प्रॉपर्टी कहती है कि प्रकाश परस्पर अनिर्भर होते हैं, अर्थात स्वतंत्र होते हैं, यानी एक प्रकाश दूसरे प्रकाश पे कोई प्रभाव नहीं डालता, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की परस्पर अनिर्भरता, या बोल सकते हैं प्रकाश की परस्पर स्वतंत्रता। ठीक है, तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कहीं एक प्रकाश जा रहा है और दूसरा प्रकाश उसके मार्ग में टक्कर मार रहा है, तो ये दोनों प्रकाश, मान लेते हैं ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये एक दूसरे को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे। अगर वस्तु जा रही है, अगर एक कार दूसरी कार टक्कर मारेगी तो प्रभावित करेगी, दोनों का गति चेंज हो सकता है, दोनों कहीं गिर सकते हैं, लेकिन अगर प्रकाश में ऐसा होने वाला नहीं है। प्रकाश जो है जिसको जहां जाना है वहां जाएगा, एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव छोड़ने वाले नहीं है। इसे हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इधर एक ग्रीन बोर्ड लगा लिया, ठीक है, और यहां पे प्रकाश का एक स्रोत ले लिया। ये प्रकाश स्रोत A है, इसमें से पतला सामने छिद्र कर दिया, और यहां पे एक प्रकाश स्रोत ले लिया B, इसमें हमने पतला सा छिद्र ले लिया। ठीक है, अब इसमें से पतली सी हमने पुंज निकाली प्रकाश की, तो ये गई सीधे यहां पे टक्कर मारी, तो हमने यहां पे निशान लगा लिया। ठीक है, पहले हमने A लाइट को जलाया और यहां पे निशान लगा लिया। अब A को बुझा दिया, ठीक है, और फिर B लाइट को जलाया, तो B लाइट जो है यहां पे इसने क्रॉस किया, यहां पे मतलब पहुंची, तो हमने यहां पे क्रॉस लगा दिया। अब बात को समझिए, एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है। पहले हमने A लाइट को जलाया, B बंद है, तो हमने देखा प्रकाश यहां पे आ रहा, तो यहां पे हमने निशान लगा दिया। फिर A को बंद कर दिया, अब B लाइट को जलाया हमने, ठीक है, और फिर देखा कहां प्रकाश जा रहा है, तो यहां जा रहा है, और हमने निशान लगा दिया। ठीक है, अब लाइट को बंद कर दिया। अब दोनों लाइट को हम एक साथ जलाएंगे। ठीक है, अच्छा, दोनों लाइट को एक साथ जलाएंगे तो क्या होगा, अगर प्रकाश एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो टकराएंगे, तो हो सकता है कि जहां पहले पहुंच रहे थे वहां नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब आप दोनों प्रकाश को जलाएंगे तो पहले जहां पे निशान लगा हुआ था, दोनों प्रकाश वहीं पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब हमने एक प्रकाश को जलाया था, एक को बंद रखा था, जहां पहुंच रहा था, दोनों प्रकाश को साथ जलाने पे भी वहीं पहुंच रहे हैं जहां पहले पहुंच रहे थे। तो इस प्रैक्टिकल से प्रूफ होता है कि प्रकाश एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ते, यानी प्रकाश एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसे बोलते हैं प्रकाश की परस्पर अनिर्भरता। ठीक है, तो ये रही हमारी 8वीं प्रॉपर्टीज। और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, कैरेक्टर क्या है प्रकाश का। तो देखिए, इसको मैं बता दे रहा हूं, अभी प्रूफ आगे करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अभी समझ लीजिए, प्रकाश जो है उत्क्रमणीय मार्ग अपनाता है, यानी कि अगर प्रकाश कहीं जा रहा है, ऐसे आया और ऐसे चला गया, किधर से दिशा से आया और किधर भी चला गया। ठीक है, तो अगर हम जाने वाले मार्ग, प्रकाश यहां से आया और यहां पे चला गया, अब वापस उल्टा कर दें, यानी प्रकाश को अब यहीं से भेजें, ठीक जहां से गया था वहां से भेजें, तो ये जहां से आया था वहीं से निकलेगा, जहां से आया था वहीं से निकलेगा। बात को समझिएगा, कोई व्यक्ति यहां से गया और यहां से निकल गया, अब उसको कहा कि उल्टा जाओ,
तो जैसे वो आया था वैसे ही फिर निकल गया, इसे ही बोलते हैं उत्क्रमणीयता। यानी प्रकाश पहले इधर जा रहा था और इधर निकल रहा था, और हमने इधर से भेजा तो ठीक यहीं से निकलेगा। ये शर्त है इसकी, गारंटीड है कि वहीं से निकलेगा। ठीक है, इसको मैं प्रूफ आगे करूंगा जब परावर्तन पढ़ा दूंगा ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रकाश का जो मार्ग होता है वो उत्क्रमणीय होता है, यानी कि जिधर से आके जिधर जाएगा, अगर उसी रास्ते पर पुनः भेजा जाए तो पुनः उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो ये थी प्रकाश की कुछ कैरेक्टर, जिससे आप प्रकाश के पहचान सकते हैं प्रकाश को अच्छी तरीके से। ये प्रकाश के लक्षण है। ठीक है, तो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी सिलेबस से थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो देखिए हमारी जो अगली हेडिंग है वो ये है, सोर्स ऑफ द लाइट, यानी प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत तो क्या क्या हो सकते हैं प्रकाश के स्रोत। तो पहली बात देखते हैं परिभाषा क्या है। तो परिभाषा ये कहती है कि वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। समझे, यानी वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को एमिट करे, उत्सर्जित करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश के स्रोत। अब वो कम मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रकाश को उत्सर्जित करना चाहिए। हमारी नजर में सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी के लिए, बाकी उससे बड़े तारे ब्रह्मांड में है, लेकिन हमारी पृथ्वी के लिए सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो परिभाषा ये रही हमारी कि वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। और ये दो प्रकार की होती हैं। तो पहले को हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। इसे दीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करके उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी ये किसी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं करती, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं और उत्सर्जित करती हैं। इससे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सूर्य। तो सूर्य पर लगातार नाभिकीय क्रियाएं चलती रहती हैं, नाभिकीय संलयन की क्रियाएं। हाइड्रोजन का गोला है जो जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, हीलियम। तो सूर्य पर लगातार नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। अगला देखिए, विद्युत बल्ब हो गया। तो बल्ब क्या करता है, तो बल्ब भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अलावा दीप ले लीजिए, दीपक। तो दीपक क्या करते हैं, तो दीपावली में दीपक जलते हैं, अन्य कार्यक्रमों में भी दीपक जलते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग तेल डालते हैं, तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, साथ में ऊष्मा भी बदलता है, लेकिन हमें तो यहाँ मतलब प्रकाश से। तो ये है प्रकाश के प्रदीप्त, ये प्रकाश के स्रोत में प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगला क्या होगा, तो दूसरा होंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो नाम से क्लियर है, ये विलोम है, अपोजिट वर्ड, वहां प्रदीप्त अप्रदीप्त। यानी वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न न करें परंतु दूसरे के प्रकाश के सहारे चमके या फिर दिखाई दें। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी कि वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न न कर सके परंतु दूसरे किसी स्रोत के प्रकाश के सहारे खुद चमक सके अथवा दिखाई दे सके। ठीक है, तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इसका भी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चंद्रमा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पूरी तरह ठंडा है, यहां तक कि उसका कोर भी ठंडा हो चुका है, लेकिन रात को प्रकाश देता है। तो वो उसका प्रकाश स्वयं का नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जाता है, उसकी सतह से टकराकर पुनः वापस आता है, जिसके कारण वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये अप्रदीप्त वस्तुएं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न इसने नहीं किया। इसके अलावा जो ग्रह होते हैं, जैसे शुक्र ग्रह बहुत चमकीला दिखाई देता है, मंगल ग्रह है थोड़ा सा लाल सा दिखाई देता है, ये सभी भी चमकीले दिखाई देते हैं। तो ये सब भी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि ये जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, इन पे भी सूर्य का प्रकाश जाता है और टकरा कर वापस आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुर्सी जो है ये भी एक अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। दीवार हो गई, मेज हो गई, कैसे हो गई, तो देखिए
ये सब भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, परंतु दूसरे किसी के प्रकाश को अपने सतह से टकराकर वापस भेजती हैं, जिसके कारण हमें ये दिखाई देती हैं। तो मैंने कहा वे सभी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करती हों परंतु किसी अन्य प्रकाश के सहारे चमकती हों अथवा दिखाई देती हों, इन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ये रहा हमारे प्रकाश के स्रोत। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ द लाइट क्या होता है? तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। प्रकाश जिस सरल रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है, उसी को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी ये प्रकाश के मार्ग को दिखाने का एक तरीका है जिसे बोलते हैं किरण। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है कि प्रकाश इस मार्ग में जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम दिखाते हैं कि प्रकाश जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो प्रकाश जिस सीधी और सरल रेखा में गति करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरण। अब अगला हेडिंग है कि पुंज क्या होती है? प्रकाश की पुंज या पुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं बीम। इसको हम लोग बोलेंगे रे और ये हमारी हो गई बीम। तो देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं पुंज। यानी जब बहुत सी किरणें मिल जाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं पुंज यानी बीम। तो देखिए इसका फिगर कैसे बना सकते हैं। तो एक किरण और साथ में कई किरणें आ गई, ये एक दिशा में जा रही हैं, तो इन सभी के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? पुंज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई प्रकाश की किरण, ये हो गई पुंज। बिल्कुल सिंपल सी जो है डेफिनेशन है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब एक प्रकाश के मार्ग को दिखाया जाए उसे क्या बोलेंगे? किरण, और जब किरणों के समूह हो जाए उसे क्या बोलेंगे? पुंज यानी बीम। अब बात यह है कि जो हम फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं तो हमेशा एक किरण के ऊपर पढ़ाई करते हैं, पूरी पुंज के ऊपर पढ़ाई नहीं करते हैं। चाहे हम परावर्तन पढ़ें, अपवर्तन पढ़ें, कुछ भी पढ़ेंगे तो हम जो है एक किरण के ऊपर स्टडी करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? तो देखिए मान लीजिए आगे दीवार है, तो अगर एक प्रकाश किरण और दीवार जो है ऐसी है कि उसमें प्रकाश आर पार ना जा सके, यानी कि ईंट की दीवार है, तो अगर एक प्रकाश यहां टकरा कर रुक गई तो सभी प्रकाश गारंटीड है कि यहां पे टकराए क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी, आर पार होने वाली नहीं है। तो हमने जब एक किरण की स्टडी कर ली तो हमको पता चलेगा कि बाकी सब भी वही नियम फॉलो करेंगी। यानी ये भेड़ चाल है, एक ने जो किया बाकी सब भी वही करेंगी। एज्यूम करो कि ये कांच है, पारदर्शी है, ठीक है, तो क्या होगा? एक पार कर जाएगी तो बाकी सब भी क्या हो जाएंगी? पार कर जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक किरण की स्टडी कर ली तो पूरे बीम की स्टडी हो गई। तो एक किरण की स्टडी करना, अध्ययन करना काफी आसान है। तो इसीलिए हम एक किरण के ऊपर स्टडी कर लेते हैं, प्रकाश की एक किरण निकालकर, तो हमको पूरी प्रकाश की जानकारी मिल जाती है कि प्रकाश कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ना है वो ये है कि प्रकाश का जो पुंज है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पुंज के प्रकार। टाइप्स ऑफ द बीम। बीम एक सिविल इंजीनियरिंग में भी होती है, जो छत को रोकने के लिए काम आती है। तो उस बीम का यहाँ कोई काम नहीं है, ये हमारी साइंस वाली बीम है। खैर वो भी इंजीनियरिंग साइंस ही होती है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अच्छी साइंस है। तो पुंज के प्रकार, तो पहला होता है समांतर पुंज यानी पैरेलल बीम। तो नाम से ही क्लियर है, यदि किसी बीम की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो उस बीम को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर पुंज। यदि किसी पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो? समांतर, उसे क्या बोलेंगे? समांतर पुंज। और आप सभी जानते ही होंगे समांतर रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो ये सब भी समान दूरी पे जाती रहेंगी, कहीं भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं और दूर भी नहीं हटेंगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा अभिसारी पुंज, कन्वर्जेंट बीम। तो देखिए ऐसा पुंज जिसमें सभी किरणें किसी अन्य बिंदु से आकर एक बिंदु पर केंद्रित हो, यानी कि किसी भी दिशा से आए और ऐसा हो कि वो एक बिंदु पर केंद्रित हो, तो ऐसे पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी पुंज। तो आप देख रहे हैं
सभी इस ये भी एक पुंज है, किरणों का समूह है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, तो अलग अलग किरणें हैं और वो अन्य दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, केंद्रित हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी पुंज। तीसरा क्या होगा, तो अपसारी पुंज। तो अपसारी पुंज क्या होगा, तो ठीक इसका विलोम होगा, यानी अपसारी पुंज वो है जिसमें सभी की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में क्या हो जाएं, फैल जाएं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी पुंज। तो देखिए इसका फिगर कैसा होगा, तो आप देख सकते हैं कि अपसारी पुंज में क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो अभिसारी का मतलब होता है बटोरना, अपसारी का मतलब होता है फैलाना। तो अभिसारी में सभी किरणें एक बिंदु पर बटोर रही थी, केंद्रित हो रही थी, लेकिन अपसारी में क्या हो रहा है, तो एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ क्या हो जा रही हैं, फैल जा रही हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अपसारी पुंज। तो अब हम पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकाश के चलने के जो माध्यम होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो हमारी जो हेडिंग होगी वो है प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिक माध्यम। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हमारी पुंज 3 प्रकार की थी, ये भी 3 प्रकार के हैं। तो पहला क्या होगा, तो पहले को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो वह माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से निर्गत हो जाए, निकल जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो पहला वायु है, वायु में प्रकाश आसानी से चला जाता है। उसके अलावा निर्वात है, निर्वात भी एक माध्यम है और ये सबसे आदर्श माध्यम है। ठीक है, इसके अलावा कांच, रंगीन कांच नहीं, ट्रांसपेरेंट कांच, यानी कि हम बोलते हैं कि रंगहीन कांच। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल हुए पारदर्शी माध्यमों के, इनसे जो है प्रकाश की किरणें आसानी से निकल सकती हैं। ठीक है, दूसरा होता है पारभासक, कुछ ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई तो आप समझ लीजिए। पारभासक माध्यम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसुलेंट मीडियम या फिर सेमी ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसमें प्रकाश का कुछ आंशिक रूप से निर्गत हो जाए। ठीक है, पूर्ण रूप से तो नहीं, इसमें क्या है, पूर्ण रूप से आसानी से निर्गत हो जा रहा है। लेकिन पारभासक में क्या होगा, प्रकाश निर्गत तो होगा लेकिन आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो देखिए इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है गंदा पानी, गंदा पानी। अच्छा, इसमें जो है पारदर्शी माध्यम में पानी भी होगा, कई एग्जाम्पल होंगे। तो पानी है, स्वच्छ पानी जो है वो क्या होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन जो गंदा पानी होगा वो कैसा होगा, सेमी ट्रांसपेरेंट, उसमें हल्का हल्का प्रकाश जाएगा। जैसे नदियों में होता है, नदियों का पानी अक्सर गंदा ही होता है, तो नीचे प्रकाश जाता है लेकिन हल्के मात्रा में। ठीक है, तो वहाँ टिंडल इफेक्ट भी होता है। तो ये रहा गंदा पानी। इसके अलावा शहद ले लेते हैं, शहद में भी जो है प्रकाश जाता है। अगर आप शहद की बोतल उठा के देखेंगे तो आर पर प्रकाश जाएगा, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा। इसके अलावा पियर साबुन भी देखे होंगे तो उसको भी जो है सेमी ट्रांसपेरेंट है, उसमें भी आर पर दिखाई देता है हल्का फुल्का। तो गंदा पानी हो गया, शहद हो गया। इसके अलावा रंगीन कांच हो गया, रंगीन कांच जो आप पहनते हैं, हीरो वाला जो कांच होते हैं, हनी सिंह वाले। ठीक है, तो रंगीन कांच होते हैं तो उनमें जो है सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो पूर्ण प्रकाश को आने नहीं देते, जिससे हमारी आंखें भी सेफ रहती हैं, वो अच्छे भी होते हैं हमारे लिए, धूप के लिए। तो ये सभी जो हैं पारभासक है, यानी सेमी ट्रांसपेरेंट है। इनमें जो प्रकाश है निकलेगा लेकिन आंशिक रूप से, यानी पार्शली, कम मात्रा में। ठीक है, पूर्ण रूप से निकलने वाला नहीं है। अब तीसरा प्रकाशिक माध्यम क्या होगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी माध्यम, ओपेक मीडियम कह सकते हैं या फिर इनट्रांसपेरेंट मीडियम कह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वह माध्यम जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से निर्गत ना हो, यानी कि बिल्कुल निर्गत ना हो, वहीं पे रुक जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी माध्यम। यानी प्रकाश, वह माध्यम जिससे प्रकाश बिल्कुल भी निर्गत ना हो सके, यानी पूर्ण रूप से निर्गत ना हो सके।
उसे बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। तो इसके एग्जाम्पल बहुत होंगे, दीवार है, छत है, लकड़ी है, ईंट है, ये सभी क्या हैं, अपारदर्शी हैं। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रकाश के बारे में जानकारी। ये सब प्रकाश के बारे में मैंने क्यों पढ़ाया, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के लक्षण क्या है, प्रकाश किस रूप में चलता है, किरण, बीम के प्रकार, ये माध्यम, ताकि अब हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा पहला टॉपिक है, तो हमको जो है सभी चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि ये जो टर्म्स मैंने पढ़ाए हैं, जो शब्द पढ़ाए हैं पहले, वो सभी यूज होंगे उसमें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया इन सभी टर्म्स को, ताकि उस समय जब यूज आए तो बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की सबसे जो मुख्य हेडिंग है वो स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। उससे पहले हम बात कर लें कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो ये प्रकाश का एक गुण है, ठीक है, एक घटना है। तो प्रकाश के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप जब अपर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रकाशिकी पूरा एक अलग बुक बन जाती है, ऑप्टिक्स, ठीक है। उसमें पूरा प्रकाश ही पढ़ना होता है और प्रकाश के गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट होता है। तो ये सभी प्रकाश की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब आगे ये भी पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है डुअल नेचर का होता है, द्वितीय प्रकृति का होता है। यानी ये कभी कभी कण की तरह व्यवहार करेगा और कभी कभी तरंग की तरह। तो मैक्स प्लैंक ने इसे क्वांटा सिद्धांत के जरिए इसको जो है प्रूफ भी किया था और दिखाया भी था। दे ब्रॉगली ने इसके ऊपर समीकरण भी दिए थे। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रकाश जो है एक बहुत ही बड़ी एक पूरी ब्रांच है फिजिक्स की, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। लेकिन 10th लेवल में हमको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। 10th में हमें प्रकाश की कुछ ही प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो प्रकाश की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो एक बार मैं पहले आप लोगों को डेमो दिखा दूं। तो पहला पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद पढ़ना है अपवर्तन, फिर पढ़ना है प्रकीर्णन, और पढ़ना है वर्ण विक्षेपण। अभी सुनने में कुछ नाम नए भी लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, एक एक पढ़ाया जाएगा। और एक मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आप लोगों को, प्रकाश का अवशोषण, ठीक है, कि प्रकाश का अवशोषण क्या होता है। तो मेनली तो आप लोगों को 4 ही पढ़ने हैं। मान लीजिए आप लोग टोटल 5 जो है गुण पढ़ेंगे, बाकी प्रकाश के बहुत ज़्यादा गुण हैं, ठीक है। तो 10th लेवल में वो है नहीं। तो अगर इंटर क्लास शुरू होती है तो उसमें बेशक पढ़ाएंगे हम। अभी 10th की क्लास शुरू है तो पहले इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो हमारा जो पहला शुरू करने आ रहे हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। तो हमारी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? तो देखिए, जब एक प्रकाश की किरण, लगता है सीधा नहीं है, साइंस की भाषा में जो हैचिंग की गई, इसका मतलब ये है कि ये जो तल है, ये एक तल था पहले, ये अब अपारदर्शी हो गया। नीचे हैचिंग का मतलब ये कि प्रकाश नीचे अब नहीं जा सकता, वहां पे पेंट होगी या फिर जो भी होगा वो आगे देखेंगे दर्पण में हम कि क्या होता है, कैसे पेंट करते हैं तो दर्पण पूर्ण चमकदार बन जाता है। अभी के इतना, यानी ये हैचिंग करने का मतलब ये निकला कि अब ये अपारदर्शी हो गया। अभी पढ़ाया था ना माध्यम, ठीक है। तो ये हो गया अपारदर्शी, यानी प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चले, तो ऊपर कोई अलग माध्यम है और नीचे कौन सा, ये दूसरा माध्यम, ये दूसरे माध्यम का तल है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल पे टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, बात समझिएगा, ये हवा हो सकती है या निर्वात हो सकता है, ठीक है। यहाँ एक माध्यम से चलता हुआ रहा था घूमते हुए एकदम मस्ती में, लेकिन यहाँ आया तो इसको जो है ब्रेकर मिल गया, ब्रेकर नहीं कर सकते इसे, रोड बंद मिल गया, ठीक है। यहाँ पे वापस जाने, अरे मतलब आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा, वापस। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल पे टकराकर पूर्ण या आंशिक रूप से पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहां मैंने बोला पूर्ण या आंशिक रूप से, तो
तो हो सकता है कि 100% आए और 100% लौट जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 100% आए और कुछ परसेंट यहीं पे ऑब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषित हो जाए, या फिर कुछ परसेंट इसमें जा भी सकता है। अगर ये पारभाषक हुआ, सेमी ट्रांसपेरेंट हुआ, तो कुछ अंदर भी चला जाएगा, कुछ ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस लौट जाए। मैं यहाँ पे तीर बना दूं तो अब वो क्लियर हो गया, इधर से आएगी और इधर वापस चली जाएगी। तो इस जो घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल पे टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऐसा हो सकता है कि पूरा लौट जाए या फिर कुछ मात्रा यहीं पे अवशोषित हो जाए और बाकी मात्रा वापस लौट जाए। ठीक है, या फिर कुछ मात्रा अंदर चली जाए और बाकी वापस चली जाए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने प्रकाश का परावर्तन जो है पढ़ लिया, समझ लिया। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ शब्दावली देखनी है कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या शब्द यूज होते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं। पिछला फिगर उतना अच्छा नहीं था। तो ये एक तल है, अगर इसे मैं नीचे से हैचिंग कर दूं तो ये अपारदर्शी हो गया साइंस की भाषा में। अब इस पर जो है हम प्रकाश की किरण भेज रहे हैं, यानी एक प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, तो ये इसकी दिशा है, ये नीचे की तरफ आ रही है अपने माध्यम में चलते हुए। लेकिन चूंकि इस परावर्तक तल पे जब टकराएगी तो ये जो है अपारदर्शी है, तो ये अपने आर पार नहीं जाने देगा और इसे पुनः उसी माध्यम में वापस भेज देगा। तो मैंने बताया इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब यहां जानना है कि यहाँ पे क्या क्या टर्म्स यूज होंगे। तो देखिए, ये जो किरण आ रही है इस किरण को नाम दिया गया है आपतित किरण। इसे बोलते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ठीक है, ये आने के बाद जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, यानी आने वाला बिंदु। इसी बिंदु पर सबसे पहले टकराई है तो इसे हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराने के पश्चात जो किरण निकली है उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। बात समझ में आ गई? अभी 3 टर्म्स यूज किए हैं। आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराएगी उसे आपतन बिंदु, और टकरा कर जब वापस जाएगी उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखिए, इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींचेंगे और वो लंब किसके सापेक्ष होगा? तो इस परावर्तक तल के। इस परावर्तक तल के सापेक्ष अगर एक लंब खींचे, और ये लंब डॉटेड दिखा रहे हैं क्योंकि ये आभासी है, तो इस लंब को बोलेंगे हम लोग अभिलंब। अभिलंब। बात समझ में आ रही है? आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के सापेक्ष खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में बचा ये तल को क्या बोलेंगे? तो बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको बोलेंगे परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। परावर्तक तल। तो ये रही हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो क्या रहा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराए उसे आपतन बिंदु, और टकरा कर वापस गई उसे परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब, और इस तल को क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तक तल। यहाँ पे 2 चीजें और हैं, वो ये हैं कि अभिलंब और आपतित कोण के अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, जो कोण है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसे हम डिनोट करते हैं आई से। तो मैं लिख दूं, यहाँ पे आई लिख दे रहा हूं और यहाँ पे बता दे रहा हूं कि आई क्या है। तो आई जो है वो आपतन कोण है, यानी आने वाला कोण। ठीक है, अब देखिए, ये परावर्तित किरण है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे बोलेंगे आपतन कोण, इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। इसे आर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं कि जो हमारा एंगल आर है वो क्या है? तो परावर्तन
परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये रही हमारी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित शब्दावली। आपको क्लियर हो चुका होगा कि आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराए उसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। टकराने के पश्चात जो किरण निकलेगी उसे परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब। इस तल को क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तन कोण। ये है हमारी टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली। ये शब्द बार बार यूज में आएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो दोनों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूं। प्रकाश का परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम कहो या प्रकाश के परावर्तन का नियम कहो, प्रकाश के के कर लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो समझते हैं दोनों नियम क्या बोले हैं। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा परावर्तक तल, यहाँ पे एक किरण आई आपतित किरण, यहाँ पे टकराई आपतन बिंदु पर और यहाँ वापस गई, तो इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और इस पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे हम लोग, अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण यानी आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, आर यानी परावर्तन कोण। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं कि क्या है नियम। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो आप बात को समझिए, ये क्या बोल रहा है। तल क्या होता है, तो तल एक पृष्ठ होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, जैसे कि ये भी एक तल है। ठीक है, तो जो हमारी आपतित किरण जिस तल पे होगी, अभिलंब भी उसी तल पर होगा और परावर्तित किरण भी उसी तल पे होगी। अब इसको मैं पेन के तरीके से समझा रहा हूं। तो देखिए, ये मेरे पास 3 पेन है। तो ये कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है। तो आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। तो ये तीनों एक तल में होंगे, यानी जब देखेंगे इसे तो तीनों बिल्कुल एक ही सीध में दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं तीनों लगभग क्या है, एक सीध में दिखाई दे रहे हैं, यानी एक ही तल में। इनका तल क्या है, एक तल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन का पहला नियम, यानी तीनों एक सीध में दिखाई देंगे। मुझको भी एक सीध में और आपको भी एक सीध में दिखाई देंगे। हाँ, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन का नियम, पहला नियम। यानी कि परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसे एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, परावर्तन का पहला नियम समझने के लिए एक और तरीका है। मैंने अभी 3 पेन से समझाया है। अब ये जो तरीका है ये क्या है, तो ये एक पृष्ठ है यानी तल है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एकदम एक ही तल है, पृष्ठ है। तो इसे यहां पे रखते हैं और देखते हैं कि कहां से किरणें आ रही हैं। तो यहीं से किरणें आ रही थी। ये जो था हमारा यहां, ये हमारा परावर्तक तल है। ठीक है, और ये हमारी थी आपतित किरण। ठीक है, और यहीं पे हमने अभिलंब खींचा हुआ था और ये थी हमारी परावर्तित किरण। अब इस तल को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण वो एक ही तल में है, यानी एक ही सीध में है। ठीक है, यानी जिस तल में आपतित किरण आई है उसी तल में निकल गई है और उसी पृष्ठ में, उसी तल में अभिलंब भी है। ये एक तल है, एक ये पृष्ठ है। ठीक है, तो ये था हमारा परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, तो परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है
कि जो आपतन कोण होगा वो सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो बिल्कुल इजी नियम है समझने के लिए, और ये फैक्ट है, ठीक है। इसे जो है हम एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकल से प्रूव कर सकते हैं, थ्योरेटिकली नहीं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R, ठीक है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन में जो ये कोण है, अगर ये कोण जो है 30 का है तो ये भी कितने का होगा, 30 का। ये 45 का तो कितने का होगा, 45 का। अगर ये बिल्कुल अविलंब पर आ जाए, मान लो आपतन किरण बिल्कुल इस पे गिर रही है, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, 0। तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0। यानी जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये पक्का नियम है। ये परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे परावर्तन का दोनों नियम। अब मैंने कहा था कि जो प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है वो मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि क्यों वो प्रकाश उत्क्रमणीय होता है। तो देखिए, मैंने कहा था कि प्रकाश जब किसी मार्ग से आएगा और दूसरे मार्ग से लौटेगा, इस मार्ग से आया और इस मार्ग से लौट गया, तो अगर इस मार्ग से भेजा जाए तो पुनः उसी मार्ग से लौट जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए, मान लेते हैं ये कोण जो है 30 अंश है, तो ये भी कोण कितना होगा, 30 अंश, क्योंकि हमने अभी परावर्तन का नियम पढ़ा है। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। तो ये अभिलंब से 30 के कोण पर आया तो 30 के कोण पे निकलेगा। अब पुनः अगर इसे 30 के कोण पे भेजा जाए, मैं कह रहा हूं ना उसी रास्ते से वापस भेजिए, तो पुनः 30 के कोण पे भेजोगे तो परावर्तन के नियम से ये कितने कोण पे जाएगा, 30 के कोण पर, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। जब इधर से आएगा तो ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण, और जब इधर से आएगा तो ये आपतन कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। बदल जाएंगे, लेकिन दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। जब 30 पे भेजोगे तो 30 पे निकलेगा, और पुनः जब 30 से भेजोगे तो 30 पे वापस निकल जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन को सदैव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर हुई होंगे। अगर आप इसे बढ़ाते जाएंगे तो ये भी कोण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और झुका के भेजोगे तो और ये झुक के निकलेगा, एकदम ऐसे भेजोगे तो एकदम ऐसे निकलेगा, खड़ा भेजोगे तो एकदम खड़े क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी कि सदैव परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, और दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और ये लेक्चर चलता रहेगा। तो मैंने कहा ये जैसे कि मैं जो है क्लास 10th का साइंस पूरा पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो बाय वीडियो जो है चैप्टर्स मिलते जाएंगे, चैप्टर्स की थ्योरी मिलती जाएगी, साथ में न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न भी लगवाता जाऊँगा, ठीक है। तो अब जो है मुद्दे की बात करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, उन्हें भी बताइए क्लासेस चल रही हैं, और कमेंट जरूर करिए, बताइए कि वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछना है आपको, या फिर कुछ भी बातें जो भी आपको करनी हो वो कमेंट करिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।